नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा, जो कि बरेली में स्थित है, इसके द्वारा संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो सन 2022 में कंडक्ट की गई थी, उसकी पीवाईक्यू को हम देखने वाले हैं। इसमें पेपर 1 का जो जीके वाला पोर्शन होता है 50 क्वेश्चन का, उसका सेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले इस प्रवेश परीक्षा को लखनऊ विश्वविद्यालय करा रही थी और सन 2022 से रुहेलखंड करा रही है और अभी भी फिलहाल यही यूनिवर्सिटी करा रही है। तो अब से जितने भी हम पीवाईक्यू करेंगे, इन सभी पीवाईक्यू का हम डीप एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का डीप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी हम जो 2026 में बीएड प्रवेश परीक्षा का एंट्रेंस देने वाले हैं, वो भी यही यूनिवर्सिटी करा रही है। तो इसीलिए इन सभी पीवाईक्यू का डीप एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उन्हें सरकारी सीट मिले, वो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। और जिनको लगता है कि हाँ, किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है या फिर मुझे प्राइवेट एडमिशन में लेना है, तो वो इस वीडियो को स्किप करके जा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो जो द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं, ये हैं आपके सलमान रुश्दी। अब देखो, इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने 1981 में ये प्रकाशित किए थे। और यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और विभाजन के लिए भारत के संक्रमण के बारे में है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, ये किसके बारे में लिखा गया है। और फिर कह रहा है कि इस उपन्यास को बुकर पुरस्कार सन 2008 से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग अग्रवाल सन 2021 में किस कंपनी के सीईओ बनाए गए थे? अब देखो, जब ये सीईओ बनाए गए थे ना, उस समय बहुत ये चर्चा में आए थे। और ये कौन से कंपनी के सीईओ बनाए गए थे? ट्विटर, जिसको हम आज एक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो एलन मस्क ओन करते हैं। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये ट्विटर की स्थापना जो थी, ये सन 2006 में सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में हुई थी। और ये वर्ष सन 2021 में पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बना गया था। अब आप लोग ये बताना कि इस ट्विटर का एक्स, मतलब जो एक्स नाम पड़ा है, वो किस ईयर में पड़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल की विजेता कौन है? तो इंडियन सुपर लीग में जो फुटबॉल की विजेता थी, जो सन 2022 में जीती थी, वो थी हैदराबाद एफसी। और देखो, जो इंडियन फुटबॉल है ना, इसकी स्थापना सन 2013 में किया गया था, ठीक है। जो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल होता है, उसकी स्थापना की बात है। फिर है नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल आपातकाल से संबंधित है? तो जो आपातकाल से संबंधित है, वो है 356। अगर हम बात करें 356 की, तो आप देखो, आर्टिकल 352, 356 और 360, ये जो अनुच्छेद है ना, अब देखो 352 जो है ना, ये भारत की सुरक्षा या उसके हिस्से को युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा जब होता है, तब लगाया जाता है। वहीं जब 356 लगाया जाता है, तो क्या होता है? ये किसी राज्य के शासन की विफलता से संबंधित है। अगर कोई स्टेट है जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में है, तो वहां पे लगाया जाता है आर्टिकल 356, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 360। अब 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। जब फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आ जाती है, तब ये लगाया जाता है। अब देखो, इंडिया में अभी तक ना जो 352 है, यानी कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ये अब तक 3 बार लग चुकी है। अब 3 बार कब कब लगी है, ये आप लोग खोज के पढ़ोगे। अगर आप लोग खोज के पढ़ोगे, तो ये आपको याद रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो फिर वही है कि भूल जाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, मिस यूनिवर्स सन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था आपका इलियट इजराइल में। अब इलियट इजराइल में जो हुआ था, यहाँ आप देखोगे कि 21 का हुआ था, और ये 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। और इस संस्करण की जो विजेता थी, वो हरनाज संधू बनी थी। और इस प्रतियोगिता का आयोजन इलियट इजराइल में हुआ था, ऊपर मैंने आपको बताया। यह भारत की तीसरी महिला है, और इससे पहले लारा दत्ता बनी थी सन 2000 में, फिर सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। और फिर उसके बाद सन 2022 में मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीती हैं, वो है आपकी बोनी नोला ग्रेबियल, जो कि अमेरिका की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका पटियाला, पंजाब में स्थित है। और इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है।
फिर नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद कौन सा है। अब देखो ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। कह रहा है कि जो ऋग्वेद है ना ये संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। और इसकी बात करें तो यह सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत भी माना जाता है। इसमें टोटल 10 मंडल होते हैं, जिसमें 1028 सूक्ति है, और जिसमें मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति की गई है। और अन्य वेद जो है वो है आपके यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद आपको पता होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये 4 वेद में से 3 वेद दे देगा और एक कुछ और लिख देगा, जैसे आयुर्वेद लिख देगा। तो आपको कहेगा कि इनमें से कौन सा वेद नहीं है, तो वो आपको पहचानना होगा। फिर नेक्स्ट है एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। ठीक है, देखो अब जो लोकसभा में ना राष्ट्रपति 2 लोगों को क्या कहते हैं, मनोनीत करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन को। तो वो आर्टिकल आपका 331 में दिया गया है। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 20 जनवरी सन 2020 से इसे समाप्त किए जाने का फैसला किया गया। अब क्यों किया गया, देखो पहले क्या था, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय ब्रिटिशर्स, बहुत से ब्रिटिशर्स भारत में ही रह गए थे, तो उनके बच्चे भी यहाँ हुए थे। तो उनके राइट्स के लिए यहाँ पे 2 सीट दी गई थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो फॉरेनर है वो बहुत कम ही यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, या फिर उनके जो संतानें हैं अब बहुत कम ही यहाँ पे बची हैं। तो इसीलिए अब ये जो 2 सीट राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके पीछे यही रीजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केप का फुल फॉर्म क्या है। तो केप का जो फुल फॉर्म है वो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार कमेटी, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब देखो इसका काम क्या होता है, ये प्रांतीय सरकारों को ये सलाह देती है कि अब देखो 1921 में तो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके कार्य की अगर बात करें तो ये शिक्षा की प्रगति के संबंध में उपयोगी तथा एकत्रित करना और इन तथ्यों का निरीक्षण करती है। अब इसके बाद ये अपने सुझाव केंद्र प्रशासन को भेजती है। जो भी अब इसके बाद फैसला लेना वो तो लास्ट में सरकार ही करती है, बट ये सारे सुझाव और जो भी इसको शिक्षा से संबंधित सलाह देना होता है तो वो उस केंद्र सरकार को देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो वो था आपका तांबा। कह रहा है कि जो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे प्रथम धातु थी वो थी तांबा, और ऐसा माना जाता है कि तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले किया गया था। तो आप सोचो कितना पहले हुआ था। भारत में ताम्र पसाड़ काल की अवस्था के मुख्य क्षेत्र आप देखोगे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित जो बनास घाटी है ना, यहाँ तांबे की सपाट कुल्हाड़ी, तलवार, चूड़ियां और कई तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब देखो जहां से जो चीजें मिलती है ना, वहीं हम जानते हैं कि इन चीजों का उत्पादन भी होता रहा होगा। खासकर ऐसा मेटलिक में, क्योंकि ये बहुत ही वजन वाले होते हैं। तो जहाँ पे ये मिलते हैं वहीं पे इन चीजों की फैक्ट्री भी होती है और वहीं पे इन चीजों को बनाया भी जाता है फिनिश्ड गुड में। फिर नेक्स्ट है मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था। तो जो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था ये था मैसिडोनिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। अब मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया में हुआ था, और इनका जो वास्तविक नाम था ना वो था अग्नेस गोंजा बोयाजिजू। और इन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता की संत टेरेसा का नाम दिया गया था। अब देखो जो मदर टेरेसा थी ये पीड़ित मानवता के लिए सेवा की थी, और विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है इनको। जिनमें आप देखोगे कि नोबेल पुरस्कार जो 1979 में, पद्मश्री जो 1962 में, और फिर भारत रत्न भी दिया गया है जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, वो 1980 में दिया गया था। तथा मेडल ऑफ फ्रीडम ये 1985 में भी दिया जा चुका है इनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है। तो वो दिया जाता है आपका निर्देशन में। कह रहा है जो सत्यजीत रे पुरस्कार है ना ये फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है, और सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्होंने बंगाली फिल्मों में प्रमुखता से काम किया था। फिर नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किए थे आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और वहीं थॉमस एडिसन ने किसका किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब। जेम्स वॉट भाप वाले इंजन यानी कि स्टीम इंजन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो टेलीफोन का आविष्कार हुआ था 2 जून 1875 को, और ये स्कॉटिश वैज्ञानिक थे। जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है ये स्कॉटिश थे। इन्होंने इस आविष्कार में टॉमस वॉटसन से मदद भी ली थी, सिर्फ अकेले नहीं किया था। ठीक है, टॉमस वॉटसन जो थे इनकी मदद भी किए थे।
ग्राहम बेल न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी आविष्कार किए हैं, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर, आप देखोगे ना आजकल इंटरनेट कैसे चलता है, इन्हीं सब चीजों से चलता है। ऑप्टिकल फाइबर हो गया, फोटोफोन हो गया, बेल और डेसिबल यूनिट हो गया, मेटल डिटेक्टर हो गया, जो आज आप देखोगे मेटल डिटेक्टर से हम क्या करते हैं, अंदर जो भी मेटल छिपा होता है उसका पता लगाते हैं। या फिर कह रहा है कि आदि के आविष्कारों का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या होती है? तो जो संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा है, ये पौष्टिकता की मात्रा होती है। कह रहा है जो संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में कैलोरीज, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि पोषक तत्व या मात्रा में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे बायो एक्टिव फाइको केमिकल्स जैसे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट या फिर न्यूट्रियोटिकल्स ये होने चाहिए। और अतः आहार की न्यूनतम मात्रा वह है जिसमें पौष्टिकता की मात्रा भरपूर होती है। तो टोटल कहने का मतलब है पौष्टिक जो खाना होता है उसी को कह रहा है कि ये संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट होता है। फिर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म यानी कि धर्म और संघ। अब देखो, त्रिरत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। और ये त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ, जिसमें बुद्ध का अर्थ है तार्किक ज्ञान, ठीक है, तार्किक ज्ञान होना चाहिए। और धम्म का अर्थ है नैतिकता तथा संघ का अर्थ राज्य, ठीक है। और फिर तर्क यानी प्रधानों की संगत है। नेक्स्ट है, लाख किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपको कीटों के शरीर के श्रवण से। कह रहा है कि लाख केरिना लाका नामक कीट से उत्पन्न होती है और यह प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलास, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाए जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्राव कर कवच बना लेते हैं। और यही लाख होता है जिसे काटी गई टहनियों से खुरच कर निकाला भी जाता है। फिर नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखो यहाँ पे कई सारे राज्य हैं और उनके नृत्य भी आगे दिए गए हैं। कह रहा है कि जो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का हो गया, मोहिनीअट्टम केरल का हो गया, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। अब देखो यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कथक है जो उत्तर प्रदेश और एक कथकली है ये केरल। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो रहिएगा। फिर भरतनाट्यम तमिलनाडु, स्त्रिया असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो बीसी राय अवार्ड है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और ये आपका 1962 से भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी विधान चंद्र राय के नाम से चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष ये प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, थिम्पू किस देश की राजधानी है? बहुत ही, आप देखोगे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ये भूटान की राजधानी है। भूटान की राजधानी थिम्पू, भारत की नई दिल्ली, नेपाल की काठमांडू और श्रीलंका का श्री जयवर्धन कोट्टे, ठीक है। पहले कोलंबो था बट अब चेंज हो गया है। नेक्स्ट, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी ये सबसे पहले हुआ था आपका इंग्लैंड में और ये कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में, ठीक है, जहां से दुनिया के अन्य हिस्सों में ये फैली बाद में। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य मशीनीकरण द्वारा उत्पन्न को बढ़ावा देना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने रखा था? तो पूर्ण स्वराज की 1921 में मांग रखे थे आपके मौलाना हसरत मोहानी। देखो, कह रहा है कि 1921 में ये कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि कौन सा इसमें इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो भाई सबसे पहले देखते हैं, फायरफॉक्स है, क्रोम भी है, ओपेरा मिनी भी है, बट जो लेआउट है ना ये कोई इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है, कौन है? वो है एनसीईआरटी। यूजीसी जो है ये कॉलेज वाले शिक्षा से संबंधित है, हायर एजुकेशन से। आरसीआई, ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी स्कूल से संबंधित नहीं है। फिर एनसीईटी, ये टीचर एजुकेशन से संबंधित है और स्कूल एजुकेशन से संबंधित यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो ग्रुप की तुलना में अधिक कार्बोक्सिलिक समूहों वाले अमीनो अम्ल को इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल कहा जाता है? तो ये है आपका अम्लीय एसिडिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2021 में किसे दिया गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पुराना है, तो ये 22 में पूछा गया था, इसलिए 21 का लेटेस्ट पूछा था। तो आप थोड़ा सा 26 में देख रहे हो, तो 25 का देख लेना कि कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया था। खैर, इसमें दिया गया था चंद्रभान ख्याल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोकास्टिक प्लास्टिक है? तो वो है आपका बैकलाइट। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में बैकलाइट थर्मोसिस्टिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। थर्मोसिस्टिंग प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और इन्हें इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इन्हें पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन्हें ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं। देखो नोट में दिया है, हालांकि आयोग ने इस उत्तर विकल्प डी माना है। पहले आयोग ने डी यानी कि पॉलिस्टर बोला था, बट इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैकलाइट। फिर नेक्स्ट है, पूर्णतावाद क्या है? तो जो पूर्णतावाद है ना, इनमें से सभी है, ठीक है। कह रहा है उपरोक्त सभी व्यक्ति की चिंता की विशेषता करना, आत्म मूल्यांकन करना, एक व्यापक व्यक्ति की शैली रखना। फिर नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी? तो वो है आपकी जुंको तैबई। अब देखो जो जुंको तैबई है ना, ये सबसे पहली चढ़ने वाली महिला है माउंट एवरेस्ट पे। और जब इंडिया का पूछा जाएगा तो वो है आपकी बछेंद्री पाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना इसमें से किसने की थी? तो वो किए थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 1875 में, ये मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक मानी जाती है। और इसकी जो रचना है इन्होंने किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और फिर कह रहा है कि इन्होंने वेदों के ज्ञान को फैलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। तो जो सत्यार्थ प्रकाश में ना, ये वेदों के ज्ञान है इसमें, ठीक है, वेदों के ज्ञान का संस्करण माना जाता है। इस पुस्तक में वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या और स्पष्टीकरण भी किया गया है। अब फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ई संजीवनी की शुरुआत कब की गई थी? तो ई संजीवनी की शुरुआत की गई थी आपकी नवंबर सन 2019 में। और ई संजीवनी देश के चिकित्सकों के मध्य टेलीमेडिसिन सेवा है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक प्रत्यक्ष परामर्श तथा विकल्प भी प्रदान करती है। फिर कह रहे हैं कि एनसीटीई की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? अब देखो एनसीईटी का पहले फुल फॉर्म देख लो, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। और ये हुआ था 1993 में। अब देखो कह रहा है कि इसके अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रतिक्रियाओं तथा धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है। अब देखो यहाँ समझो, कह रहा है कि ये अधिनियम जो आया था ना, ये आया था 1993 में, बट इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो यहाँ हमसे अधिनियम पूछा है, इसलिए 1993 हो गया। अगर पूछता कब लागू हुआ तो 1995 हो जाता। फिर कह रहा है कि फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की जो बाहरी आवरण परत है ना, इसे हम कहते हैं ये ऑप्शन नंबर ए, कह रहा है फुफ्फू वासरड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है हिंदी की पारणी किसे कहा गया है? तो हिंदी की जो पारणी है ना, ये आचार्य किशोरी दास वाजपेयी को कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो सार्क का सदस्य नहीं है वो है आपका थाईलैंड, बाकी भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। टोटल देखो, सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और टोटल इसमें देखो 8 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी में। और इसमें टोटल कितने देश हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। ये बेसिकली इसमें जो साउथ एशियन कंट्री है ना, ये उन्हीं का एक प्रमुख ग्रुप माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, ऑकस और क्वाड दोनों में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो जो ऑकस और क्वाड दोनों में है वो है आपका अमेरिका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषण मिशन कब किया गया था? तो ये किया गया था 28 सितंबर सन 2021 में। इसका मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके इसको पोषण मिशन कर दिया गया था। और यह कार्यक्रम क्या होता है इसमें, सरकारी प्राथमिक और उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी सहायता प्राप्त आंगनवाड़ियां, मदरसों आदि के बच्चों के लिए मुफ्त दोपहर की भोजन की आपूर्ति कराना है। फिर नेक्स्ट है, भारत में बच्चों का यौन अपराधों में संरक्षण अधिनियम कब अधिनियम किया गया था? तो वो किया गया था सन 2012 में। अब देखो जो पॉस्को है ना, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, अब ये हुआ था सन 2012 में। इसमें क्या कहा गया था? कह रहा है कि इस अधिनियम में बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों की यौन अपराध, यौन उत्पीड़न
तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान के लिए लागू किया गया था। और इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, मतलब जो भी 18 वर्ष से कम रहेगा वो बालक कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी दिल्ली में किस संस्थान के द्वारा बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है भारतीय रेल के द्वारा। कह रहे हैं जो भारतीय रेल द्वारा किशनगंज यानी कि दिल्ली के पास में जो स्थित है, इसमें सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी की स्थापना किया जा रहा है। और यह देश में कुश्ती का खेल के बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से बहुत ही परिपूर्ण होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, 4 जनवरी सन 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो इन्होंने वित्तीय प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था आपका सन 2021 से 22 के बीच में। सन 2021 से 22 के बीच में सबसे ज्यादा निर्यात हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी सन 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो ये किए थे भुगतान और निपटान प्रणाली को। अब देखो, भारतीय रिजर्व बैंक और यहाँ पे आप देखोगे भारतीय रिजर्व बैंक, यानी एक ही ईयर में भारतीय रिजर्व बैंक से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है ना, ये है आपका जिनेवा में। अब देखो, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, और बहुत से मुख्यालय आप देखोगे कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा सिटी में ही स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, वो कहाँ पे है या फिर कौन सी है? तो है आपकी अटल टनल। अब देखो, अटल टनल कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। कह रहे हैं अटल टनल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। और ये टोटल 9.02 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, मतलब समझ लो कि 9 किलोमीटर के आसपास में लंबी है। और यह सुरंग रोहतांग दर्रे के एक पश्चिम में एक पहाड़ को काटकर बनाई गई है। यह सोलांग घाटी तथा शिशु, ठीक है, शिशु एक बहुत छोटा सा गांव है, के बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर कम कर दी है। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल रेंज में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी के लेखक कौन है? तो उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने 1972 में इसकी रचना की थी और इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इस काव्य में उन्होंने उर्वशी और पुरुवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ने की कोशिश की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो जो वृद्ध गंगा कहा जाता है, ये है गोदावरी को कहा जाता है। कह रहा है कि गोदावरी की टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कह रहा है दक्षिण भारत में आप देखें तो इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और इसका उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया है? तो ये बताया गया है बौद्ध धर्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को, जिस दिन योग दिवस होता है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है, ये संगीत के माध्यम से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। इस दिवस के आयोजन की अगर कल्पना की बात करें तो ये सर्वप्रथम वर्ष 1981 में फ्रांस के तत्कालीन संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो बस ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और आई होप कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, याद हो गए होंगे और क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो सन 2025 तक मैं सारे अपलोड कर दूंगा, चाहे वो जीके का हो या फिर आर्ट वाला पोर्शन हो, जिससे आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।